नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। महाराष्ट्र के चुनाव वैसे तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चूँकि कुछ काम विकास के बाकी रह गए थे, इसलिए चुनाव आयोग ने मोहलत दे दी और तमाम रेवड़ियाँ भी बांटी जानी थी, वो भी रेवड़ी बट गई। और कल रात को महाराष्ट्र के कुछ नाकों पर टोल फ्री करने की रात 12 बजे से घोषणा भी होनी थी, और उसके बाद पूछ कर फूंक कर कदम रखते हुए आज चुनाव आयोग ने 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा कर दी। वहीं 81 सीट वाला छोटा सा राज्य झारखंड, उसके लिए 2 चरणों में मतदान की बात कही गई है। अब जहां 288 सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को होगी, वहीं पर झारखंड में 2 बार 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव संपन्न होगा। खैर, ये उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी बातें होंगी, और जैसा भी है वो बहाना तो कोई भी बना सकते हैं कि वही वहाँ पर कुछ माहौल हमेशा ठीक नहीं रहता, इस वजह से ऐसा किया गया। खैर, जो भी है, फोर्स की कमी होगी, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हम अब मिल्कीपुर पर तो जरूर सवाल उठाएंगे कि एक सीट अयोध्या की जो मिल्कीपुर है, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद चुनाव जीतकर लोकसभा का चुनाव जीतकर आए हैं, तो उन्हें मिल्कीपुर सीट छोड़नी पड़ी थी। खैर, 9 सीटों की उत्तर प्रदेश में भी घोषणा हो गई है, और टोटल 47 सीटें उपचुनाव के लिए पूरे देश में हैं, उनके लिए भी घोषणा हो गई है। उन सबके लिए चुनाव की घोषणा के बाद अब एक सीट जो वायनाड की थी, जो राहुल गांधी के चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि चुनाव की सूचना आपको दे दें, और बाकी बातें तो आपको सब मालूम है। हम आपको क्या समझाएं क्या नहीं समझाएं, ये हमारे तो अब बस की बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा में हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद आपकी समझ में भी नहीं आई होगी, और वहाँ की जनता की समझ में भी नहीं आई होगी, क्योंकि वहाँ की जनता अभी भी सोई हुई है। गाँव में सन्नाटे पसरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि हमने तो वोट दिया था, लेकिन ये क्या हो गया, कैसे करिश्मा हुआ है, क्या हुआ है, इस पर सवाल उठते रहते हैं और उठते रहेंगे। इसे कोई रोक भी नहीं सकता। चुनाव आयोग भले ही कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन ये चीज़ें तो आम तौर पर जो जन चर्चा का विषय होती हैं, चलती रहेंगी। खैर, राहुल गांधी ने कल ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव महाराष्ट्र का चुनाव मशीनों से नहीं होने देंगे, और ऐसा उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक मंथन बैठक की, और उसमें निर्णय लिए गए तमाम चीज़ों के। खैर, अब बात आती है कि आगे क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि चुनाव संपन्न हो गए, और महाराष्ट्र पर ज़रूर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र की एक नांदेड़ लोकसभा सीट भी खाली हुई थी, उस पर भी चुनाव हो जाना है, और इसकी भी घोषणा कर दी गई है। खैर, सब चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर तक सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे, और 23 नवंबर को मतगणना होगी, और उसी में रिजल्ट आउट कर दिए जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर तक सरकार बनाने का प्रावधान है। संवैधानिक तरीके से सरकार बन जानी चाहिए। यदि सरकार नहीं बनती है, तो फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा। ये कानूनी एक प्रक्रिया है। 23 नवंबर को चुनाव होंगे, 24-25 में नेता चुना जाएगा। जो कुछ भी होगा, यदि त्रिशंकु विधानसभा हो गई तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जानबूझ करके एक तय तरीके से आगे पीछे की गई हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो विधानसभा
का कोई औचित्य नहीं होगा और उस समय जो चुने हुए विधायक हैं उनको इधर से उधर ले जाने में कौन कितना सक्षम होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ ही जानी हैं। क्योंकि विधानसभा या त्रिशंकु होती है तो फिर आपको मालूम है कि खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं उसके रास्ते खुल जाते हैं। और आजकल के तो जो विधायक होते हैं वो आपको मालूम ही है कि छोटी छोटी चीज़ों पर इधर से उधर हो जाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, तमाम लोगों को असम ले जाया गया था, गोवा ले जाया जाता है, गुड़गांव ले जाया जाता है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, चलती रही भी हैं पहले भी। मध्य प्रदेश इसका ताज़ा उदाहरण है, लोगों को बेंगलुरु ले जाया गया था और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पर्यटन स्थल के नाम पर विधायकों को घुमाया जाता है। और वो काम कौन कर सकता है, छोटी मोटी पार्टी तो कोई करने से रही। मैं समझता हूँ कांग्रेस भी इस स्थिति में नहीं रहती है कि वो कहीं किसी को ले जाए। हालांकि उसकी कई राज्यों में सरकारें हैं, वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो शायद इस तरह के गोरख धंधों से दूर ही रहती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मुफीद होता है और वो कर लेती है, क्योंकि इस तरह के काम में वो बहुत ही पारंगत है और लोगों को अपनी जो एजेंसियां हैं उनके ज़रिए से पार्टी बदलने, पार्टी तोड़ने का काम करती रही है। महाराष्ट्र इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में नई सरकार पुरानी पार्टियों को तोड़ करके नई सरकार बनी तो उनके विधायक मालूम नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए गए। ये सारी चीज़ें आपके सामने रही हैं। तो आज मेरे को सिर्फ यही सूचना देनी थी कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव पूरे मतलब जो आम चुनाव है उसको संपन्न कराया जाना है। 38 सीटों पर लास्ट चरण में होगा और शायद 40 से ऊपर कितना 45, 5, 42 सीटों पर शायद पहले चरण में झारखंड में चुनाव होगा। 13 और 20 की तारीखें दी गई हैं और बड़े ही शालीन तरीके से सारे जवाब चुनाव आयोग ने दिए। कल तक ये बात तय नहीं थी कि शायद चुनावों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कल चिट्ठियां भेजी गई पत्रकारों को बुलाने के लिए कि आज 3:30 बजे चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चलती रही हैं, चलती रहती हैं। मैं अब थोड़ा मिल्कीपुर पर आपसे बात करूँगा, चुनाव आयोग को भी सुनवाऊँगा, थोड़ा बहुत कैसे क्या गणित था वो भी मैं आपको दिखवाता हूँ। Under the election petition, there is an election petition in Basirhat, so that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहाँ election petition नहीं है, वहाँ सब में हो रहा है, ठीक है? वो दे देंगे, दो तो मैंने बताई दी आपको। गौर कीजिए। आपने देखा किस होशियारी के साथ चुनाव आयुक्त सवाल को टाल गए और कह दिया कि वहाँ पर चुनाव नहीं हो सकता क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जहाँ पर ये शायद ये भी पूछा गया था कि वहाँ क्या चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। ये तो उस समय का कि याचिका पेंडिंग है जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें अवधेश प्रसाद विधायक बनके जीत के आए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति हाईकोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गया और उसने वहां पर कहा कि ये चुनाव जो लड़ा गया है अवधेश प्रसाद का जो एफिडेविट है वो गलत है। इस तरह की बात थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि इस चुनाव को नहीं होना चाहिए या इस पर हम स्टे देते हैं, इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी अभी भी दूध की जली हुई है तो वो छाछ को भी फूंक फूंक के पी रही है। आप मतलब मेरी बात का समझ गए होंगे कि फरवरी में जिसका मंदिर का उद्घाटन करने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि पूरा स्वीप कर देंगे उत्तर प्रदेश, वहीं वो उस जगह हार गए जहां पर जम के उन्होंने पैसा खर्च किया, पूरा विकास कराया। लेकिन वो विकास कैसा था, तोड़ फोड़ की गई, गरीबों के घर उजाड़े गए, ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गई। और इसी डर से चूँकि वो मिल्कीपुर जो है बिल्कुल फैज़ाबाद की बहुत बढ़िया सीट है और वो उस पर
मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है गरीबों का, दलितों का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी डर से शायद चुनाव आयोग को उन्होंने कोई अंदरूनी संदेश देकर के कहा है कि यहाँ चुनाव को यह कहकर टाल दिया जाए कि ये चुनाव में इस चुनाव की जो याचिका है वो पेंडिंग है। जब तक वहाँ पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक हम कोई चुनाव नहीं करा सकते। तो बिल्कुल बच्चों का सा जवाब दे करके चुनाव आयोग अपने मामले को रफा दफा कर दिया। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपने देख ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।